नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पवन सर। कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पार्ट 2। विद्यार्थी मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं वस्तुओं के प्रकार। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए वस्तुओं के प्रकार। आपके जीवन में विद्यार्थी मित्रों वस्तुएं बहुत प्रकार की हैं, उनका उपयोग होता है और आप उनका सतत उपयोग करते रहते हैं। जो वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी प्रकार की वस्तुएं हैं? वस्तुओं के प्रकार में हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे भौतिक और अभौतिक वस्तुएं। भौतिक और अभौतिक वस्तुएं। तो विद्यार्थी मित्रों, भौतिकता के आधार पर वस्तुओं के दो प्रकार हैं। भौतिकता के आधार पर वस्तुओं के कितने प्रकार हैं? दो। एक भौतिक वस्तु और दूसरा अभौतिक वस्तु। तो भौतिक वस्तु की अगर हम बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो भौतिक वस्तु में जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे जो गेंद है खेलने वाला, ऐसे खेलते हैं ना, गेंद बॉल बैट वाला, ठीक है। बैट है, प्राइमस है जिस पर घर की महिलाएं खाना बनाती हैं, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, ठीक है। फिर से देखेंगे, गेंद है, बैट है, प्राइमस है, टीवी है, बीबी है, फ्रिज है, मोबाइल है। ये सब भौतिक वस्तुएं हैं। कौन सी वस्तुएं हैं? भौतिक। दूसरा हम देख रहे हैं अभौतिक वस्तु। अभौतिक वस्तु मतलब कि जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि संगीत है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सलाह है। संगीत हम सुनते हैं, दिखाई नहीं देता है। शिक्षा में जो पढ़ा रहा हूँ आप उसे ग्रहण करते हैं, वह दिखाई नहीं देता है, वह वस्तु में नहीं दिखाई देता है, ठीक है। चिकित्सा जो हम इलाज करवाते हैं वो ठीक होता है, धीरे धीरे ठीक होता है, उससे कुछ खड़ा नहीं होता है, उससे कुछ रखा नहीं जा सकता है। सलाह देना, राय मशवरा करना, ठीक है, ये सब अभौतिक वस्तुएं हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों भौतिक और अभौतिक वस्तुओं के दो प्रकार। नंबर 1 भौतिक वस्तु, नंबर 2 अभौतिक वस्तु। अब हम दूसरे प्रकार की बात करने जा रहे हैं, सर्वसुलभ वस्तु और आर्थिक वस्तुएं। सर्वसुलभ, जिस वस्तु या सेवा की पूर्ति पर किसी का अंकुश ना हो। जिस वस्तु या सेवा की पूर्ति पर किसी का अंकुश ना हो और जो वस्तु या सेवा किसी को भी जब चाहिए तब तथा जितनी मात्रा में चाहिए तब उसे प्राप्त हो, उसे सर्वसुलभ वस्तु कहते हैं। जैसे कि विद्यार्थी मित्रों हवा, आपको जब चाहिए, घर के बाहर निकलिए आपको हवा लगेगी, जितनी मात्रा में चाहिए आप हवा ग्रहण कर सकते, खा नहीं सकते, रख नहीं सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते। लेकिन क्या है, आपको जब चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए आप हवा को ले सकते हैं। सूर्य प्रकाश, आपको जब चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए आप सूर्य, बाहर निकलो आप सूर्य प्रकाश ले सकते हो। आपसे कोई छीनेगा नहीं, आपसे कोई मांगेगा नहीं, इस तरह से। उसके बाद है विद्यार्थी मित्रों, जिस वस्तु की पूर्ति को नियंत्रित किया जा सके। क्या करना जाए? नियंत्रित, नियंत्रण में रखा जा सके। जिसकी कमी हो, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ना हो। जिसका क्रय विक्रय किया जा सके, लेन देन हो, ऐसी वस्तु, ऐसी तमाम वस्तु को, सेवा को आर्थिक वस्तु कहते हैं। जैसे कि सोना और चांदी। सोना जो है वह कमी वाली वस्तु है, विनिमय वाली वस्तु है, कीमती वस्तु है, लेन देन करने वाली वस्तु है, इसलिए उसका जो है विनिमय होता है, कमी वाली है, उसे आर्थिक वस्तु कहते हैं। चांदी है, कमी वाली वस्तु है, सबके पास नहीं होती है, उसकी कीमत होती है, इसलिए उसे आर्थिक वस्तु के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों मैंने सर्वसुलभ वस्तु और आर्थिक वस्तु के दोनों के अलग अलग उदाहरण आपको समझाए। अब हम अगले पॉइंट की बात कर रहे हैं, टिकाऊ और नाशवान वस्तु। जो टिकाऊ वस्तु और जो नाशवान वस्तु। अब कई वस्तुओं का उपयोग करते ही उनका अंत हो जाता है। कई वस्तुएं कैसी विद्यार्थी मित्रों की उनका उपयोग करते क्या हो जाता है? अंत, जिसे नाशवान वस्तु कहते हैं।
जैसे कि बिस्किट है, जैसे बिस्किट है, आपने उसे पानी में डुबोया, खत्म। चाय में डुबोया, खत्म। दूध है, फल है, सब्जी है, इन वस्तुओं को हम लंबे समय तक रख सकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कुछ समय के बाद इसका नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है। तो कुछ समय के बाद अंत होने वाली वस्तु को नाशवान वस्तु कहते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में और भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब क्या है, कई वस्तु को लंबे समय तक उपयोग में किया जा सकता है, जिन्हें टिकाऊ वस्तु कहते हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग हम लंबे समय तक करते हैं, घर, मकान, सोना, चांदी, कार, फ्रिज, टीवी इत्यादि, जूता, चप्पल, कपड़े, ये जितने भी उदाहरण हैं विद्यार्थी मित्रों, इनका हम लंबे समय तक उपयोग करते हैं और जिस कारण से ये टिकाऊ वस्तु माने जाते हैं, मतलब इनका नाश तुरंत होता नहीं है। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, निजी और सार्वजनिक वस्तुएं। कौन सी वस्तु? चौथा पॉइंट है निजी और सार्वजनिक वस्तु। निजी मतलब अपनी खुद की वस्तु, सार्वजनिक मतलब जैसे कि उसका उपयोग सब लोग कर रहे हैं। निजी मतलब कि अपना घर, अपना मकान, अपनी गाड़ी, अपनी वस्तु। सार्वजनिक मतलब सार्वजनिक शौचालय, बगीचा है, सूर्य प्रकाश है, हवा है, पानी है इत्यादि। तो वस्तु की मालिकी और उपभोग के स्वरूप के आधार पर उसके दो प्रकार किए गए हैं। कितने प्रकार किए गए हैं? दो। एक निजी वस्तु, दूसरी सार्वजनिक वस्तु। वस्तु की मालिकी मतलब जिस वस्तु की मालिकी निजी व्यक्तिगत हो उसे निजी वस्तु कहते हैं। वस्तु की मालिकी निजी हो, व्यक्तिगत रूप में हो, उसे निजी वस्तु के नाम से जानते हैं। जैसे आपका खुद का फोन, आपकी खुद की गाड़ी, आपका खुद का घर, आपकी खुद की किताब इत्यादि। जिस वस्तु की मालिकी सार्वजनिक तथा संस्था या सरकार की हो तो उसे सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। जैसे कि आपके घर के पास का बगीचा, आपके घर के थोड़ा दूर रोड पे बना हुआ शौचालय, ठीक है, आपके घर के पास में कोई कुआं, कोई तालाब, कोई नदी, झरना इत्यादि, ये सब क्या है? सार्वजनिक वस्तु है। ग्राम पंचायत के द्वारा बनाया हुआ धर्मशाला, ये सब सार्वजनिक वस्तु है। जिस वस्तु में स्पर्धात्मकता, क्या है? स्पर्धात्मकता और वंचितता का गुण हो उसे निजी वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु के अंदर स्पर्धा हो और वंचितता हो उसे निजी वस्तु कहते हैं। जिस वस्तु का एक ही व्यक्ति उपभोग कर रहा हो, जिस वस्तु का एक ही व्यक्ति उपभोग कर रहा हो, तब अन्य उससे क्या कर रहे हो? उपभोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, देखो फिर से, जिस वस्तु का एक ही व्यक्ति उपयोग कर रहा हो तब अन्य व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता है, उसे स्पर्धात्मकता की वस्तु के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक बालक है, किसी एक कंपनी का बिस्किट खा रहा है, एक बालक किसी एक कंपनी का बिस्किट खा रहा है। अब उसी समय दूसरे बालक को उस कंपनी का वह बिस्किट मिलता नहीं है, तो क्या हुआ? स्पर्धा होती है कि मैं जो खा रहा हूँ वो तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम दूसरे किसी कंपनी का खाओ। आप जैसे रेमंड कंपनी का कपड़ा आप लेकर आए हो, ठीक है, तो दूसरा कोई विमल कंपनी का कपड़ा लेकर आया, ऐसे इस तरह से क्या होगा? स्पर्धा देखने को मिलती है। जो व्यक्ति कीमत का भुगतान ना करे, जो व्यक्ति कीमत, कोई वस्तु की खरीदी हो रही है और उसकी कीमत का भुगतान ना करे, तो उस वस्तु से संबंधित व्यक्ति को वस्तु के उपयोग से वंचित रहना पड़ता है। जैसे मोबाइल है, आपके पिताजी ने मोबाइल खरीदा है, उसका 20,000 रुपये चुकाया है, तो आपको वह मोबाइल चलाने को मिलेगा नहीं, आपको उसके उपयोग से वंचित रहना पड़ेगा। आपने अपने पैसे से गाड़ी खरीदी है, आप उसे चला रहे हो, अपना उपयोग कर रहे हो, तो आपका जो दूसरा भाई है उसे उससे वंचित रहना पड़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति वस्तु की कीमत चुकाता है वह व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग करता है, और जो नहीं चुकाता है वह उसके उपयोग से क्या रहता है? वंचित, दूर रहना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि वस्तु के प्रकार के अंदर जो निजी स्पर्धात्मकता और वंचितता है उसके बारे में हमने देखा। यहाँ पर अब आप देखोगे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के स्पर्धात्मकता और अवंचितता,
क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे ना किसकी, निजी और सार्वजनिक वस्तु की। तो जब निजी वस्तु के अंदर स्पर्धात्मकता, जो स्पर्धा होती है, और वंचितता जो रह जाता है, तो वैसा सार्वजनिक के अंदर भी होगा और होना चाहिए, अस्पर्धात्मकता और अवंचितता। तो यहाँ पर आप देखिए कि इससे विपरीत सार्वजनिक वस्तु का उपयोग सामूहिक स्तर पर होता है। इससे विपरीत मतलब जो निजी क्षेत्र है उससे अस्पर्धात्मकता और अवंचितता का गुण रखते हैं। यहाँ पर आप देखिए अस्पर्धात्मकता और अवंचितता। एक व्यक्ति वस्तु का उपयोग करे, एक व्यक्ति वस्तु का उपयोग करे, फिर भी अन्य व्यक्ति के उपभोग में कमी नहीं होती है। एक व्यक्ति वस्तु का उपयोग करता है, फिर भी उसके साथ जितने लोग और बैठे हैं उनके उपयोग में कोई कमी नहीं होती है, उसे अस्पर्धात्मकता कहते हैं। जैसे कि बगीचा है, बगीचे में आप चल रहे हो, ठीक है, आपके साथ बहुत सारे लोग चल रहे हैं, तो किसी के चलने में कोई कमी नहीं है। बगीचे में आप बैठ के योगा कर रहे हो, बहुत सारे लोग बैठ के योगा कर रहे हैं, तो आपके बैठने या ना बैठने से या और लोगों के बैठने ना बैठने से किसी में भी किसी भी प्रकार की कमी देखने को मिलती नहीं है। सूर्य प्रकाश, हवा इत्यादि का अगर आप उपयोग कर रहे हो, दूसरा भी कर रहा है, तो उसमें कोई भी कमी देखने को मिलती नहीं है। अगला है अवंचितता। जो व्यक्ति जो कीमत नहीं चुकाता, मतलब आप हो, आप कीमत नहीं चुका रहे हो, उसे वस्तु या सेवा के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता। मतलब जो कीमत नहीं चुकाता उसे वस्तु या सेवा के लाभ से वंचित नहीं रखा जा सकता, भले उसे कीमत चुकाई हो कि ना चुकाई हो। सरकार एक शौचालय बनवाती है रोड पे, आप वहाँ पर करने के लिए गए, आपने उस शौचालय का कीमत चुकाया नहीं, लेकिन आप उसका उपयोग कर रहे हो। सरकार ने आपके सोसाइटी के सामने बगीचा बनवाया, आपने उसकी कीमत चुकाया नहीं चुकाया, लेकिन आप उसका उपयोग कर रहे हो। उसी तरीके से क्या कह रहा है कि भले कीमत चुकाया हो कि ना चुकाया हो, लेकिन क्या है, उससे वह वंचित नहीं रहेगा, उसका उपयोग करेगा, उसे अवंचितता कहते हैं। जबकि निजी क्षेत्र में क्या था, आपने अगर मोबाइल की कीमत नहीं दी है तो आप मोबाइल उपयोग नहीं करोगे, अगर आपने गाड़ी का पैसा नहीं दिया है तो आप गाड़ी नहीं चलाओगे। निजी मालिकी है, व्यक्तिगत तौर पर उपभोग करते हैं, उनके उपभोग का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि निजी वस्तुएं होती हैं। जो निजी मालिकी की वस्तुएं होती हैं उनका उपभोग जो होता है वो लिमिट होता है, कम होता है, क्योंकि वह निजी है, अपनी है, प्राइवेट है। इसके लिए आपके घर में एक शौचालय बना हुआ है, छोटा सा बना हुआ है, लेकिन जो सार्वजनिक शौचालय बना होता है वो बड़ा होता है, काफ़ी विशाल होता है। इसके लिए दोनों अंतर देखने को मिलते हैं। आपके घर के पास एक छोटा सा बगीचा बनता है, लेकिन जो सोसाइटी में बनता है वो बड़ा बनता है, ठीक है, इसलिए इन दोनों में अंतर देखने को मिलता है। जिन वस्तुओं का उपभोग सामूहिक स्तर पर किया जाता है, जिन वस्तुओं का उपभोग क्या होता है, सामूहिक स्तर पर किया जाता है, जिनकी मालिकी सामूहिक स्तर मतलब सरकार की होती है और जिनके उपभोग का क्षेत्र विशाल होता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि जिन मालिकी की जो वस्तुएं होती हैं वह सीमित होती है, कम होती है, और जिन वस्तुओं का उपभोग सामूहिक होता है, सरकार के द्वारा होता है, बड़े पैमाने पर होता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तुएं कहते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों, इसका हम 5वां पॉइंट देखेंगे, उपभोग की वस्तु। देखिए, उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। यहाँ पर कितनी वस्तुएं हैं? 2, एक उपभोग और दूसरा उत्पादक। तो मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट करने वाली वस्तुएं, मनुष्य की जो आवश्यकता है उसे पूरा करने के लिए, उसे संतुष्ट करने के लिए आवश्यकताएं 2 तरह से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती हैं। कौन कौन सी? एक प्रत्यक्ष है, दूसरा परोक्ष रूप से। एक आपके सामने प्रत्यक्ष है, दूसरा क्या होता है? परोक्ष रूप से। तो हम देख रहे हैं जो वस्तुएं प्रत्यक्ष रूप से, जो वस्तुएं प्रत्यक्ष उपयोग के द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं, उन्हें उपभोग की वस्तु कहते हैं। मतलब उपभोग की वस्तु किसे कहते हैं?
कि जो वस्तुएं प्रत्यक्ष उपयोग के द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं उन्हें उपभोग की वस्तु कहते हैं। इस तरह से जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेकर तुष्टि गुण का तुष्टि गुण का सर्जन करने में मदद रूप हो उसे उत्पादक वस्तु कहा जाता है। यहाँ पे आपने देखा उत्पादक वस्तु और उपभोग की वस्तुएं, दोनों परिभाषा मैंने आपको बताई। अब उदाहरण देखते हैं उत्पादक और उपभोग की वस्तु का। क्या करेंगे? उदाहरण देखिए, खुराक यहाँ पे शब्द लिखा है। खुराक जो है मनुष्य की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। खुराक, हम जो खाना खाते हैं, खाना जो बनता है वह खुराक जब हम डिश में उठाकर खाते हैं तो मनुष्य की प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? संतुष्टि वहाँ पे प्राप्त होती है। लेकिन खुराक तैयार करने के लिए बर्तन, देखिए बर्तन जो है वह परोक्ष रूप से आवश्यकता को संतुष्ट करता है। जिस तपेली के अंदर चाय बनाई गई है, आप चाय पीते हो तो चाय जो है वो प्रत्यक्ष रूप से आपकी आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है। लेकिन जो बर्तन, जिस तपेली के अंदर चाय बनाई गई है, वह बर्तन भी परोक्ष रूप से आपकी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा है, भले उसे आप सामने देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। क्योंकि अगर वो बर्तन ना होता तो चाय ना बनती, अगर तवा ना होता तो रोटी ना बनती, अगर कढ़ाई ना होती तो सब्जी ना बनती। तो जो सब्जी हम खा रहे हैं वह प्रत्यक्ष रूप से हमारी खुराक, हमारी भोजन को आवश्यकता जो है उसे संतुष्टि दे रहा है। लेकिन जो बर्तन है जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं, वह भी, जिसके अंदर वह बनाया गया है, वह भी कहीं न कहीं परोक्ष रूप से उसका सहभागी बनता है। अब यहाँ पर अगर हम कपड़े का उदाहरण लें तो क्या होता है? कपड़े में कपास का उत्पादन होता है। तो जब कपास है, कपास से क्या बनेगा? धागा बनेगा, और धागे से क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। अब क्या होगा? तो ये जो कपड़ा है यह प्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर रहा है। लेकिन अभी जो कपड़ा बना, धागा बना, कपास, ये सारी चीजें भी परोक्ष रूप से क्या होती हैं? हमारे लिए संतोष कारक है, वह भी हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि कोई खेती करता है तो खेती करने के बाद अनाज का उत्पादन होता है, तो अनाज जो है वह प्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं। लेकिन जो ट्रैक्टर है, जो पानी है, जो अन्य साधन है, वह परोक्ष रूप से हमारी आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।